राइज ऑफ रिबॉर्न क्वीन एपिसोड 13। तभी बाहर गार्डन में जोरदार धमाका होता है। जीवा और बाकी सब स्टूडेंट भाग कर के गार्डन में आते हैं तो देखते हैं कि कुछ 20-25 लोगों ने पूरे गेट और कॉलेज को घेर रखा था। तभी जीवा का फोन रिंग करने लगता है। जीवा फोन उठाते उससे पहले ही ऑटोमेटिक फोन का नेटवर्क गायब हो गया। जीवा जल्दी से निधि से बोलती है, तेरा फोन देना मुझे। निधि उसको अपना फोन देती है तो जीवा देखती है कि उसके भी फोन में नेटवर्क गायब था। जीवा उन लोगों से कुछ कहते हैं, उससे पहले ही गोली चलने की आवाज आती है। जीवा उस तरफ देखती है जहां से अभी अभी गोली चली थी। वहां एक आदमी खड़ा था, अपने फेस पर मास्क लगाए हुए। उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी। उसका जेम्स भी ब्लैक कलर का था। झुकते हुए कहा था, चलने से ऐसा लग रहा था जैसे वहां पड़ा होगा और मैं अभी अभी दौड़कर आया हो। उसके सामने से जीवा को ऐसा लगता है कि वो शक जाना पहचाना है। उसके नज़दीक आते ही जीवा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो आगे बढ़ जाती हैं। वो लड़का हड़बड़ी में जल्दी से आगे बढ़कर के जीवा को अपने गले से लगा लेता है। जीवा फिर थोड़ी डरी हुई थी, इसलिए उसने भी उस लड़के को कसकर गले से लगा लिया और उसके सीने में अपना सर छुप लिया। जीवा को किसी और को गले लगाता देखकर रोनित एक तक उसको ही देख रहा था। रोहित को जलन महसूस हो रही थी और वो उस लड़के को जिंदा वहीं पर मार देना चाहता था। तभी वो लड़का जीवा को खुद से अलग करके जीवा के सर पर किस करते हुए उससे बोलता है, जान तुम ठीक तो हो ना? मैं ये खबर सुनकर कितना परेशान हो गया था। एक पल के लिए तो मेरी जान ही हलक में अटक गई थी। रचित की बात सुनकर के जीवा उससे फेस को अपने हाथ में लेकर बोलती हूँ, आपको देखना मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। बाद में बात करेंगे। अभी तक 3-4 आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए उन दोनों को घेर लेते हैं। उनमें से एक मोटा आदमी आगे आते हुए उनसे बोलता है, क्यों भाई, अपनी माशूका को थोड़ी देर हमारे पास नहीं छोड़ सकता था क्या? जो इतना मिस करने लगा कि ना तो आव देखा ना ताव देख, सीधा अपनी जान की बाजी लगा दी, बता तो। उस आदमी की बात सुनकर के रचित अपनी मुट्ठी बना लेता है और गुस्से से उनको घूमते हुए बोलता है, अपनी जुबान को काबू में रखो वरना मैं से काटने में ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, समझ में आए बात? रचित की ऐसी बात सुनकर एक पल के लिए तो वो सब लोग बन जाते हैं, फिर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो मोटा आदमी उसके सामने आते हुए उससे बोलता है, अच्छा 3 ऐसे बोलने से हम डर जाएंगे क्या? ये तेरी जो दादागिरी है ना, वो किसी और के सामने दिखाने का यहाँ पर नहीं, समझा बच्चा? अभी तुम्हारे सामने छोटा बच्चा है और तेरी जानकारी के लिए बता दे कि हमने पूरे कॉलेज को घेर कर रखा है। तो अगर तू अपने सर पर कफन बांध के आया है तो चल, आज तुझे भगवान से मिला ही देता हूँ। इतना बोलकर का आदमी रचित के कनपटी पर गन रक्त होता है। इसे देखकर कि ये काफी ज्यादा डर जाती हैं और उस आदमी से बोलती हैं, देखिए आप अगर हटाने से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस मेरी चिंता कर रहे थे, इस दिन पर आ गए हैं, देखिए प्लीज आप कुछ मत करिए। जीवा की बात सुनकर का आदमी जीवन की तरफ देखता है और बोलता है, समझाने तेरे आशिक हूँ वरना यहीं पर उसकी सारी आशिकी निकाल दूंगा, इसके मरने के बाद फिर कफन पर जाना रोने के लिए। उस आदमी की बात सुनकर के रचित को और गुस्सा आता है, लेकिन जीवा उसका हाथ पकड़ लेती है और धीरे से बोलती है, क्या कर रहे हो तुम? ऐसी सिचुएशन में भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया? कंट्रोल करो अपने गुस्से पर। उनके पास इतने सारे आदमी हैं कि हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं। जीवा को ऐसे घबराता देखकर रचित उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये बोलकर वो सबके साथ जाकर के खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नजर रौनक आहूजा पर जाती है, जो उसको ही घूर करके देख रहा था। रचित एक नजर रौनक देखता है और फिर अपना सर जीवा की ओर कर लेता है। सभी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, सब लोग वहां देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी और सब लोग उस इंसान से जो अभी गिरा हुआ था उससे पीछे जाने लगे। तभी ऊपर से एक और इंसान गिरा, जिसे देखकर सब लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा और सब लोग चीखने चिल्लाने लगे। ऊपर से 2 लेडी टीचर की बॉडी नीचे गिरी हुई थी। उनकी बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी बॉडी को कुत्तों ने नोच डाला हो। मुझे कपड़े फट गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके साथ बहुत लोगों ने जबरदस्ती की हो। उन दोनों लेडीज की ऐसी हालत देखकर सारी लड़कियां बहुत ज्यादा डर गई और सब लोग लड़कों के पीछे जाकर छुपने लगी। रचित ने एक बार उधर देखा, फिर अपनी नज़र फैमिली और जीवा को अपने पीछे की तरफ कर दिया। जीवा तो उन दोनों की हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा गई और उसने पैसे से ही घबराते हुए जल्दी से अपना हाथ रचित की शर्ट पर कर लिया।
जीवनी रचित की शर्ट ने कसकर पकड़ी थी कि अगर वो थोड़ा सा भी खींच देती तो उसकी शर्ट फट जाती। निधि और अविका भी एक दूसरे को गले लगाए हुए खड़े थे, उनका तो डर के मारे आंसू निकल आए थे। तभी प्रिंसिपल आगे आते हुए बोले, देखिए आप लोग सब लोग शांत हो जाएंगे, ठीक है। तभी ऊपर के फ्लो से 4 आदमी उतरते हुए नीचे आए। उनके फेस से ही उनकी नीयत का पता लगा सकते थे। वो लोग बस लड़कियों को ही एक अजीब नज़रों से देखे जा रहे थे। फिर चारों हंसते में प्रिंसिपल के पास आते हैं और उसकी कॉलर पकड़कर उससे बोलते हैं, क्यों रे प्रिंसिपल, अभी तक तूने इन दोनों औरतों की बॉडी क्यों नहीं हटवाया? क्या तेरा बाप साफ करेगा? साले चल जा कचरे को साफ कर। और फिर हंसते हुए सारी लड़कियों को देखकर उनमें से किसी को ढूंढने लगे। तभी उनकी नज़र रचित के पीछे खड़ी जीवा पर जाती है। एक आदमी आगे बढ़कर रचित के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जीवा उस आदमी को रचित के पास आता देखकर रचित के पीछे और भी ज्यादा छुपने लगती है। जीवा को ऐसे से डरता देखकर रचित उसका हाथ पकड़ करके उसको शांत रहने का इशारा करता है। तभी जो आदमी आगे खड़ा था वो जीवा को रचित के पीछे से झांक कर देखता है और उसको बोलता है, अरे थोड़ा मुखड़ा तो दिखाओ, इधर तो आओ, तुम मुझे जरा देखना है तुमको। उस आदमी की ऐसी बात सुनकर जीवा और भी डर जाती है, लेकिन रचित अपनी आंखों में गुस्सा लिए ही उस आदमी को घूरते हुए उससे बोलता है, लगता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं, तुझे मौत से डर नहीं लगता अब। रचित की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी भड़क जाता है और वो जीवा का हाथ पकड़कर उसको आगे खींचने लगता है। उस आदमी को जीवा का हाथ पकड़ता देखकर रचित का पारा पूरी तरह हाई हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये तूफान की पहले की शांति है। और रचित उस आदमी का दूसरा हाथ पकड़कर उसे मरोड़कर उसके पीछे लगा देता है, जिससे कि उस आदमी के हाथ से हड्डी टूटने की आवाज आती है और वो आदमी वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। अपने साथी को ऐसा तड़पता देखकर बाकी के लोग भी आगे आते हैं और सब लोग अपने अपने गन तानकर रचित के सामने खड़े हो जाते हैं। इस वक्त रचित और जीवा बीच में खड़े होते हैं और सारे लोग जितने अपने साथी को देखकर इतने गुस्से में थे कि वो तुरंत फायर करने को तैयार थे। जीवा बहुत डर जाती है और वो पीछे से निकल करके रचित के आगे जाने को होती है कि रचित उसे फिर से खींचकर अपने पीछे कर लेता है और उसको डांटते हुए बोलता है, जान, मैंने बोला ना कि तुम सामने नहीं आओगी, तुम यहीं रहो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। अगर किसी ने ऐसी जरूरत की तुम्हें उसको जिंदा जा यहीं पर जला दूंगा। रचित की ऐसी बात सुनकर उन आदमियों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। एक आदमी आगे बढ़कर के अपने साथी को नीचे से उठाता है और उसके हाथ को सही करने लगता है तो उसका साथी उससे बोलता है, साले पहले उस हरामजादे को मार के यहीं पर फेंक दो, फिर उसकी महबूबा को तो हम देख ही लेंगे, उसी के लिए यह इतना खुद रहा है ना, हम बताते हैं इसको। ऐसा बोल करके तभी एक आदमी रचित के सर के बीचों बीच में गोली चला देता है, जिसे देखकर जीवा की चीख निकल जाती है। तो क्या होगा, रचित को गोली लग जाएगी या फिर वो बच जाएगा? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए ज्यादा नमस्कार। आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि मैं इतने दिनों तक कहाँ थी, तो फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके हर दिन छोटे छोटे चैप्टर्स में लास्ट में लिख दिया करूँगी कि मैं कहाँ थी। पता है, जो लोग मेरा नवल रोज पढ़ रहे थे उनको बड़ी निराशा हुई होगी जब मैं नवल के आगे की कहानी पब्लिक नहीं कर रही थी, इसलिए मैं उनको भी सॉरी बोलती हूँ। फ्लैशबैक एंड रचित अपने कमरे में आता है और देखता है कि उसकी प्यारी सी जान अभी अभी वॉशरूम से निकलते हुए अपने बालों को तौलिया तेल देते हुए निरंजन के सामने खड़ी होती है। रचित उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी अपनी बाहों में लेते हुए बोलता है, तो क्या इरादा है? तो जीवा प्यार से रचित को देखते हुए बोलती है, श्री हस्बैंड, मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे आपके इरादे नेक नहीं लगते हैं। ऐसा बोलते हुए वह अपने कमर से रचित का हाथ हटती है और फिर तालिया को ले जाकर के सूखने के लिए साइड में रख देती है। जान, मैं सोच रहा था कि हम फैमिली को थोड़ा और बड़ा कर ले, इसमें आपका क्या ख्याल है? रचित की ऐसी बातें सुनकर जीवा उसको अपनी आंखों से घूरते हुए बोलती है, ये जो अभी आ चुके हैं उनका क्या करना है? अभी पूरी क्रिकेट टीम बनानी है क्या आपको? अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मैं अपने मेरे दोनों बच्चों को बड़ा करूंगी, उनके लिए हर चीज़ करूंगी, मुझे मेरे बच्चों से बहुत प्यार है, मैं उनसे ही हर चीज़ हर खुशी है। तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं अभी इन सब के लिए तैयार हूँ, समझ गए आप? और अभी आप बाहर से आ रहे हैं तो जाकर के पहले फ्रेश हो जाइए, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। रचित उसकी बात सुन के अपना मुंह बनाते हुए वॉशरूम में फ्रेश होने के चले जाता है। फिर जीवा भी बच्चों को देखने के लिए उनके रूम में जाती है। एक बार उनको देख कर के तसल्ली
करके कि वो लोग ठीक है। फिर जीवा वापस अपने रूम में आती है तो देखी है कि रचित सोफे पर बैठे हुए ही कुछ सोच रहा था। ये देखकर जीवा अंदर आती है और डोर लॉक करती है। फिर बड़े ही अदाओं के साथ वह चल के रचित के पास आती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। गोद में बैठते हुए ही वह उसके गले में हाथ डालते हुए उसको बोलता है, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज मैं अपने पतिदेव से थोड़ा प्यार कर लूं। रचित जो अपने ही सोच में घूमता जीव को ऐसा बोलते हुए देखकर उसकी आंखें और मुंह दोनों खुला रह जाता है, क्योंकि जीवा का ऐसा बोल्ड अवतार कभी कभी ही आता था जिससे रचित को बहुत फायदा मिलता था। इसलिए रचित एक साइड होते हुए जल्दी से उसको पकड़ के अपने करीब खींचता है और बिना कुछ कहे ही उसके होठों पर अपना होंठ रखकर पैशनेटली किस करने लगता है। रचित को यूं ऐसा अपने ऊपर हावी होते हुए देखकर जीवा भी उसका साथ देने लगती है और उसको रिटर्न में किस करने लगती है। उसके हाथ रचित के शर्ट को कैसे हुए थे और एक हाथ रचित के बालों पर घूम रहा था, वही रचित के हाथ तो उसकी बैक से उसकी कुर्ती का जिप खोलने में लगे हुए थे। कुछ देर ऐसे ही मशक्कत करने के बाद रचित उसकी कुर्ती का जिप खोल देता है और जीवा को उठाकर के बेड पर ले जाता है। रचित बड़े आराम से जीवा को बेड पर लेट आता है और खुद उसके ऊपर आकर के दोनों हाथों को इंटरलॉक करके उसको फिर से किस करने लगता है। रचित जीव को किस काम कर रहा था और बीते ज्यादा कर रहा था, ऐसे ही वो आगे बढ़ते हुए उसके कॉलर बोन और नेट पर भी एक किस छोड़ने लगता है। जब रचित से अब और कंट्रोल नहीं होता तो वो उसके नीचे से प्लाजो उसके साथ उसका अंडरवियर भी डायरेक्ट निकाल देता है और अपने कपड़ों को फिर से रिमूव करने लगता है। ये देखकर जीव अपनी आंखें दूसरी साइड करती है और मुस्कुराने लगती है। जीव को ऐसा करते देखा रचित उसको बोलना है, जान अब तो सब कुछ देख चुकी हो और यह सब कुछ हमारे बीच कितनी बार हो चुका है, फिर भी तुम इतना ज्यादा शर्माती हो। मुझे तो समझ नहीं आता है कि तुम अभी भी इतना क्यों शर्माती हो, जबकि मैं तो सब कुछ देख चुका हूँ। तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं बिना देखे ही बता सकता हूँ क्या क्या कहाँ पर है। रचित की ऐसी बेशर्मी भरी बात सुनकर के जीवा उसके सीने पर मोके मारते हुए बोलते हैं, आप बहुत बेशर्म हो गए हो, आपके 2 बच्चे हो गया, फिर भी आप अभी इतनी बेशर्मी से बात कर रहे हो, हटो यहाँ से, अभी मैं कुछ नहीं करने दूंगी। उसको ऐसे गुस्सा करते हुए रचित जल्दी से उसके होठों को इंटरलॉक करता है, फिर आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ाने के लिए वह जीवा के दोनों पैरों को अलग करता है और झटके में ही समा जाता है। ऐसा करते ही जीव की हाल किसी चीज नहीं करती है, फिर जीव भी उसका साथ देने लगती है। थोड़ी देर में पूरे कमरे में दोनों की सांसों आवाज और जीवा की आहें और सिसकियां सुनाई देने लगी। जीवा को आज इतने दिनों बाद पाकर रचित के अंदर का शैतान जाग गया था और जीवा की ऐसी सिसकियां उसे और भी ज्यादा उत्तेजित कर रही थी। वो और भी पैशन के साथ में जीवा को प्यार करने लगा। मुंबई के एक रिहायशी इलाके में एक आदमी अंधेरे में बियर 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 जा रहा था और सामने लगी एक लड़की की तस्वीर को देखकर कुछ बोले जा रहा था, अब की बार तुम मेरी हो जाओगी बेबी। और फिर पागलों की तरह हंसते हुए फिर से बोला, बेबी तुमको पता है मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ और मैं जिसे प्यार करता हूँ उसको मेरे पास रहना चाहिए ना। तुम कैसे मेरे साथ इतना बात कर सकती हो, तुम कैसे उस रचित के साथ रह सकती हो, तुम सिर्फ मेरी हो तो मेरे साथ रहोगी ना। और फिर खुद से ही खुद पर गुस्सा करते हुए बोला, बेबी पर गुस्सा नहीं करते, वो तो बेबी है मेरी। फिर आकर के सोफे पर बैठ जाता है और खुद से ही बोलता है, तुम्हारे लिए तो मैंने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया, सोच लो कि अगर हमारे बीच में कोई आएगा तो मैं उसका क्या करूंगा, मैं इस रचित को जिंदा नहीं छोड़ूंगा अब की बार। तभी उसके दरवाजे पर नाक होता है, लेकिन रौनक उस आवाज को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। आज फिर से अपनी बियर पर ध्यान देने लगता है। तरीफा दरवाजा खुलता है और वहां पर खड़े उस शख्स को देखकर रौनक अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलता है, तुम यहाँ? तो ऐसा कौन है जो इतनी रात को रोनित के घर पर आया है और उसके पास रोनित के घर की चाबी है? क्या करेगा रोनित? जीवा और रचित को अलग करने के लिए उसकी कौन सी चाल जीवा और रचित पर भारी पड़ जाएगी? उसकी बात सुनकर रचित का असिस्टेंट जल्दी से उससे बोला, सर बॉस ने बोला है कि जब तक वो कोई हमारे पास मैसेज ना दे हमें हमला नहीं करना है। उसकी बात सुनकर समीर कुछ नहीं बोलता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। इधर कॉलेज के अंदर रचित पर गोली चलते देखकर जियो उसके सामने आ जाती है, लेकिन रचित फिर से खींच करके अपनी पीठ उसके सामने कर लेता है। इधर रौनक आहूजा जीवा को रचित के आगे आता देखकर तुरंत ही उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और वो गोली उसके सीधे हाथ पर जाकर लगती है और उसकी एक चीख निकल जाती है। जीवा भी डर की वजह से अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसने किसी की चीख सुनी और अपनी आंखें खोलकर उधर देखी, तब तक रचित भी उधर की तरफ देखता है। रोहित आहूजा दर्द से तड़प रहा था।
रोहित को खुद के ऊपर आती को गोली लेता देखकर जीवा को बहुत दुख हुआ। वो कुछ करती उससे पहले ही रचित उसके फेस का एक्सप्रेशन देख करके जल्दी से आगे बढ़ा और रोहित आहूजा को अपने सहारे दे करके उठाने लगा। रचित कुछ कचरानीत के इरादे समझ रहा था, इसलिए वह जीवा को उससे दूर ही रखना चाहता था। अब उसको घूरते हुए धीरे से बोला, ये तुम जो नाटक फैला करके रखे हो ना, वह मुझे अच्छी तरीके से पता है। अपने आदमियों को बोलो कि यहाँ से जल्दी चले जाए, वरना मैं उनके साथ साथ तुम्हारा भी नामो निशान मिटा दूंगा। जो तुम ये जीवा के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो ना, तुम्हारी सारी अच्छाई तुम्हारे मुंह में चली जाएगी। रचित की बात सुनकर रोनित आहूजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके सिवा ये प्लान सिर्फ उसके आदमियों को पता था कि यह लोग उसके बुलाने पर यहाँ आए हैं, ना कि वह लोग आतंकवादी हैं। फिर भी रोनित आहूजा उससे अनजान बनते हुए बोला, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपनी बकवास बंद करो। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहां पर जीवा आती है और वो रोनित से कंसर्न दिखाते हुए उससे बोलती हैं, क्या तुम ठीक हो? ऐसा बोलकर वो रोनित के सामने खड़ी हो गई। रोहित उसको देखकर एक कुटिल मुस्कुराहट लाते हुए रचित को देखता है और फिर उससे बोलता है, कोई बात नहीं है, वैसे भी हम अभी दोस्त हैं और अपनी दोस्त के लिए इतना दर्द तुम्हें सही सकता हूँ। उसकी बात सुनकर के रचित गुस्से में उसको खोलने लगता है और अपने फेस का एक्सप्रेशन चेंज करके वह जीवा का हाथ पकड़कर उससे बोलता है, जान जी अब ठीक है, चलो हम लोग वाहन देखते हैं। इतना बोलकर रचित जीवा का हाथ पकड़कर उसको रोनित से थोड़ी दूरी पर ले जाकर के खड़ा हो जाता है। जीवा को खुद से दूर जाता देखकर रोनित गुस्से और जलन में रचित को घूमन लगता है और अपने मन में ही बोलता है, रोहित को जो चीज़ पसंद आ जाती है वो चीज़ रोने की होकर ही रहती है, किसी भी हालत में बाय हुक बाय कुक। इतना बोल रही जीवा की तरफ देखता है तो जी बाउई की तरफ देख रही होती है, तो वो एक अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए जीवा को देखकर अपना सर हिलाने लगता है। ऐसे लगता है जैसे बोल रहा हो कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। जीवा उसको ऐसे सर हिलाते देखकर एक मुस्कुराहट देती है और फिर रचित की तरफ देखती है जो उन दोनों को ही देख रहा था बड़ी अजीब नज़रों से। जीवा अपने मन में कुछ सोचती है और रचित के हाथ को प्यार से पकड़ते हुए उससे बोलती है, तुम क्या सोच रहे हो रचित? जीवा को इतने प्यार से अपना हाथ पकड़ते देखकर वह उसकी बातों पर ध्यान देता है और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि यह लोग यहाँ पर कैसे आए और इन्होंने यहाँ पर आकर के क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अभी तक क्यों हाई अथॉरिटी ने कुछ किया नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी यह लोग अंदर कैसे घुस पाए कॉलेज के, जबकि यहाँ पर अमीर फैमिली के सारे बॉडीगार्ड चुप करके सब अपने अपने मालिक को प्रोटेक्ट करते हैं। रचित की ऐसी बात सुनकर के जीवा उसको अपनी आंखें जा रहा था। अब की बार तुम मेरी हो जाओगी बेबी। और फिर पागलों की तरह हंसते हुए फिर से बोला, बेबी तुमको पता है मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ और मैं जिसे प्यार करता हूँ उसको मेरे पास रहना चाहिए ना। तुम कैसे मेरे साथ इतना बात कर सकती हो? तुम कैसे उस रचित के साथ रह सकती हो? तुम सिर्फ मेरी हो तो मेरे साथ रहोगी ना। मुंबई के एक रिहायशी इलाके में एक आदमी अंधेरे में बियर जा रहा था और सामने लगी एक लड़की की तस्वीर को देखकर कुछ बोले जा रहा था, अब की बार तुम मेरी हो जाओगी बेबी। और फिर पागलों की तरह हंसते हुए फिर से बोला, बेबी तुमको पता है मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ और मैं जिसे प्यार करता हूँ उसको मेरे पास रहना चाहिए ना। तुम कैसे मेरे साथ इतना बात कर सकती हो? तुम कैसे उस रचित के साथ रह सकती हो? तुम सिर्फ मेरी हो तो मेरे साथ रहोगी ना। और फिर खुद से ही खुद पर गुस्सा करते हुए बोला, बेबी पर गुस्सा नहीं करते, वो तो बेबी है मेरी। फिर आकर के सोफे पर बैठ जाता है और खुद से ही बोलता है, तुम्हारे लिए तो मैंने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। सोच लो कि अगर हमारे बीच में कोई आएगा तो मैं उसका क्या करूंगा। मैं इस रचित को जिंदा नहीं छोड़ूंगा अब की बार। तभी उसके दरवाजे पर नाक होता है, लेकिन रोनित उस आवाज को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। आज फिर से अपनी बियर पर ध्यान देने लगता है। तरीफा दरवाजा खुलता है और वहां पर खड़े उस शख्स को देखकर रोनित अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलता है, तुम यहाँ? तो ऐसा कौन है जो इतनी रात को रोनित के घर पर आया है और उसके पास रोनित के घर की चाबी है? क्या करेगा रोनित? जीवा और रचित को अलग करने के लिए उसकी कौन सी चाल जीवा और रचित पर भारी पड़ जाएगी? ये सब पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और फिर खुद से ही खुद पर गुस्सा करते हुए बोला, बेबी पर गुस्सा नहीं करते, वो तो बेबी है मेरी। फिर आकर के सोफे पर बैठ जाता है और खुद से ही बोलता है,
तुम्हारे लिए तो मैंने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। सोच लो कि अगर हमारे बीच में कोई आएगा तो मैं उसका क्या करूंगा। मैं इस रचित को जिंदा नहीं छोड़ूंगा अब की बार। तभी उसके दरवाजे पर नाक होता है, लेकिन रौनक उस आवाज को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। आज फिर से अपनी बियर पर ध्यान देने लगता है। तरीफा दरवाजा खुलता है और वहां पर खड़े उस शख्स को देखकर रौनक अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलता है, तुम यहाँ? तो ऐसा कौन है जो इतनी रात को रोनित के घर पर आया है और उसके पास रोनित के घर की चाबी है? क्या करेगा रोनित? जीवा और रचित को अलग करने के लिए उसकी कौन सी चाल जीवा और रचित पर भारी पड़ जाएगी? अगली सुबह जब जीवा उठी तो उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। वो एक नज़र अपने बेड को देख करके, जिस पर अभी रचित आराम से पीठ के बाल होकर के सोया हुआ था, जीवा उसको प्यार से देखते हैं और उसके सर पर हाथ पैर के उसके माथे पर एक किस करके वॉशरूम की तरफ चली जाती ही। जीवा वॉशरूम से आराम से फ्रेश होकर के आती है और फिर अपने मिरर के सामने खड़े होकर के अपने बालों को हेयर ड्रायर से सूखने लगती है। आज जीवा के लिए बहुत ही स्पेशल डे था, क्योंकि आज उसकी प्यारी प्रिंसेस रीवा का फर्स्ट बर्थडे जब जीरांश का बर्थडे होता था तब सब लोग उसको नाइट में विश करने के लिए जाते थे, लेकिन वो बच्चा इतना खड़ूस टाइप का बच्चा था कि वह नाइट में किसी को भी अपने रूम में घुसने ही नहीं देता था। वह तो रचित जबरदस्ती उसके रूम की चाबी मंगवा करके अपने सर्वेंट से बोलकर उसके बाद रूम खुलवाता था। फिर सब लोग उसके रूम में जाकर के उसको बर्थडे विश किया करते थे, लेकिन रीवा अभी काफी छोटी थी, इसलिए सब लोग उसको उठाना नहीं चाहते थे और वो बहुत नाइट तक जगती नहीं थी, इसलिए सब लोग उसकी सेहत के चलते किसी ने भी उसे रात में विश करने के बजाय उसकी मॉर्निंग में ही विश करने का सोच। और आज रचित और जीव ने अपने प्यारी सी प्रिंसेस के लिए घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा भी रखवाई थी, जिसमें उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड फैमिली सब आने वाले थे। जीवा ने अपने हाथों में चूड़ियां पहनी थी। चूड़ियों की शोर को सुनकर के रचित कब का उठ गया था, लेकिन फिर भी अपने बेड पर अपने हाथ को का हुए ही अपनी प्यारी सी बीवी को देख रहा था, जिसकी पतली गोरी कमर साड़ी से साफ देखी जा सकती थी। जीवा ने आज एक पिस्ता कलर की साड़ी पहनी थी, उसके मैचिंग करके एक नेकलेस और इयररिंग्स, हाथों में खूबसूरत रिंग, प्यारी सी बिंदी माथे पर और पिंक कलर की लिपस्टिक, आंखों में काजल और आखिरी में उसने लिप बाम लगा करके अपने बाल को एक बार फिर से आईने में देखा और फिर बाहर जाने के लिए मुड़ी। लेकिन तभी उसकी नज़र बद पर उसको देखते हुए या फिर यूं कहीं निहारते हुए रचित पर पड़ती। जीवा मुस्कुराते हुए आकर के अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए एक आईब्रो को रेस करते हुए रचित से बोली, मिस्टर हस्बैंड यू क्या देखा जा रहा है? और फिर झूठा गुस्सा दिखाते हुए रचित से बोली, आपको पता भी है किसी की बीवी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप मुझे देख रहे हो उसी तरह से तो आप कहीं के गली नुक्कड़ के लफंगे दिख रहे हो। जीवा को यूं नौटंकी करता देख करके रचित भी अपने एक्टिंग वाले मोड में आते हुए उसकी कमर से पकड़कर अपने ऊपर खींचते हुए बोला, तो फिर जाने मन क्या इरादा है? वैसे तो लग तो आप बड़ी पटाखा लग रही हो, क्या ये बताओ मतलब कि तो मेरा चाह रहा है कि मैं आपको पूरा खा लूं? आज तो चलना है क्या मेरे साथ में? आज बताओ बताओ बताओ। रचित को ऐसा कहते देख जीवा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वो ऐसा करते हुए ही बड़े क्यूट लग रही थी। रचित तो उसको देख ही जा रहा था और फिर रचित उसके गाल खींचते हुए कहता है, यार जान, सच में तुमको कोई बोल नहीं सकता कि तुम दो बच्चों की मन हो, इतनी प्यारी इतनी क्यूट सी मेरी बाबी डॉल। वो आई लव यू कहते हैं ना कि हम लड़कियों को अपनी तारीफें सुनना काफ़ी पसंद है। अगर हमें दो बात बोलकर के भी कोई हमारी प्यारी प्यारी से कर दे तो सोचो हम सातवें आसमान पर, क्या उसके भी ऊपर कोई और जहां होता हम वहां भी पहुंच जाएं। यही हुआ हमारी जीवा के भी हाथ। जीव मुस्कुराते हुए बोले, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, आप उठ जाओ अभी जल्दी से, मुझे बच्चों को देखने जाना है। आपका बेटा तो पहले ही उठ गया होगा, मुझे तो पता है, वो पता नहीं कौन सी एक्टिविटी में अभी से ही हो गया है, वो बिल्कुल आप पर गया है। मैं तो मेरी बेटी को देखेगी, मेरी प्रिंसेस बिल्कुल मेरी तरह है। जीवा की बात सुनकर के रचित कुछ सोचते हुए उसकी एक मीनिंगफुल तरीके में बोला, जान क्यों ना अब की बार हम फिर से ट्राई करें और फिर किसी तीसरे को ले, वो हम दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है? रचित की ऐसी बात सुनकर जीवा गुस्सा दिखाते हुए बोली, अभी आपका ये तीसरा जो प्लानिंग है ना उसको अपने पास ही रखिए, ठीक है? और जाकर के जल्दी से फ्रेश होकर के लिए हम लोगों को अभी हर चीज़ की तैयारी करनी है। मैं नीचे जाकर देखती हूँ कि सारी तैयारी होनी स्टार्ट हो गई है कि नहीं, और अपनी राजकुमारी को भी तैयार कर लेते हूँ, ठीक है? आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। रचित उसके बात सुन करके बोलता है, जो हुक्म मेरी रानी साहिबा। और फिर जीवा के माथे पर किस करके उसको बोलना है, जान यू लुकिंग गॉर्जियस। सच में ये बोलने के साथ में वह मुड़ता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है।
जीवा अभी भी वहीं पर खड़ी होती है और कुछ सोचते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो जल्दी से अपनी आंखों में से आंसू पहुंच करके जल्दी जल्दी रूम से बाहर निकलती है तो देखी है कि उसके कुछ करने से पहले ही सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जीवा वो अपने मन में सोचती है, ये रचित भी ना मुझे बात नहीं सकते थे, मैं कब से उनके सामने बोल रही हूँ मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन हर बार की तरह इन्होंने सारी तैयारी पहले से ही करके रखते हैं। कोमल, ओह सॉरी सॉरी, कोमल शर्मा राइट। तुमको ऐसा क्यों लगा कि तुम रौनक आहूजा को पागल बना सकती हो? चलो अब हम मुद्दे पर आते हैं, तो बताओ क्या चाहती हो मुझसे? तुम जहाँ तक मुझे पता है तुम प्यार तो नहीं करती मुझसे, तो ऐसी कौन सी वजह है जो तुम ये नाटक कर रही हो? रौनक की बातों को सुनकर कोमल का एक्सप्रेशन बदल गया और वो रौनक से बोली, चलो जब तुम सीधे मुद्दे पर या गए हो तो मैं अब ये नाटक करना बंद करती हूँ। फिर वो रौनक को ध्यान से देखते हुए बोली, मैं तुम्हारी मदद जीवा को पाने में करूंगी। कोमल की बात सुन के रौनक उसके फेस को देखते हुए समझने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन क्यों? जहाँ तक मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है तुम तो जीवा से सख्त नफरत करती हो ना, तो फिर तुम क्यों मेरी मदद करोगी और उसके बदले तुमको क्या मिलेगा ये भी बताओ। जहाँ तक मुझे पता है तुम बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करती, तो मुझे बताओ आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? रौनक की बात सुन के कोमल एक सतर हंसी हंसते हुए बोली, सही कहते हैं लोग कि रौनक आहूजा एक अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन हाँ अगर तुम मेरी मदद कर देते हो तो फिर जीवा तुम्हारी हो जाएगी, मैं ये 100% शो करूंगी। रौनक कोमल की बात सुनकर उसको देखकर हंसते हुए बोला, तुमको क्या लगता है बेब कि रौनक आहूजा को तुम्हारी शो कॉल्ड हेल्प की जरूरत है? नाउ टेल मी। रौनक की बात सुनकर कोमल हंसते हुए उससे बोली, कम ओ यार रोनी, जैसे मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह रचित ने तुमको इस देश से बाहर फेंकवा दिया था और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। हाँ 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 हाँ, तो तुम मेरे सामने अपनी ये सो कुड इज्जत का दिखावा तो मत ही करो। तुमको भी अच्छे से पता है कि तुम रचित के जूते के बराबर नहीं हो। अगर मैंने तुम्हें यहाँ आने में मदद नहीं की होती तो आज भी तुम वहाँ लदन में पड़े होते। तो तुम मेरा एहसान मानो। कोमल की बात सुन के रौनक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो लड़की अभी उसके सामने है उसका ऐसा भी रूप हो सकता है। रौनक अपने मन में सोचता है, क्या है ये, लेकिन कुछ सोच के वो एक कुटिल हंसी हंसते हुए बोलता है, वीर चलो अब बात को टालने से अच्छा है कि तुम अपना मुंह खोलो वरना यहाँ से दफा हो जाओ। रौनक को ऐसा बोलते देख कोमल एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ओके ओके मैं बताती हूँ तुमको। कोमल ने कुछ ऐसा बोला कि रौनक के होश उड़ गए। तो क्या ऐसा बोला कोमल ने कि रौनक के होश उड़ गए? आगे वाले सोफे पर बैठते हुए कोमल अपने बालों के एक सिरे को आगे करते हुए रौनक से बोली, डूड यू नो ना, कोमल को जो पसंद आता है वह कोमल का होके रहता है, बाय हुक बाय कुक रानी टू, मेरे बचपन से लेकर के कॉलेज और अभी तक का क्रश है, तुम्हें उसको कैसे जाने दे सकते हो, वह लड़की से जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। कोमल की बात सुनकर रानी अपनी आंखों को रोल करते हुए बोला, अब समझ में आया आखिर ये एटीट्यूड और एरोगेंट लड़की मुझसे कैसे बात कर रही है और मेरी कैसे इतनी हेल्प कर रही हूँ। तुम तो वही शायद होना जो रचित की साई को लव थी, जो उसकी हर जगह स्टॉक करती थी, यहाँ तक कि उसके घर पर, उसके ऑफिस पर, कॉलेज पर, हर एक जगह पर तुम उसके साई की तरह उसका पीछा कर रही थी। हाँ 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 हाँ, कोमल एक मेंटल जैसी हंसी हंसते हुए बोली, दूज तुमको क्यों लगा मैं तुम्हारे जैसे वाहियात लड़के में इंटरेस्ट दिखाऊंगी? वो सब मेरा ही प्लान था, तुमको वहां से यहाँ पर लाना सब कुछ मेरे प्लान में शामिल था। कोमल की बात सुनकर रौनक जोर जोर से हंसने लगा। वह पीछे से बढ़कर कोमल के सामने वाले सोफे पर बैठ गया और एक पेन को अपने हाथ में घुमाते हुए बोला, सुनो हम दोनों का मकसद एक है, बस फर्क इतना है तुमको रचित चाहिए, मुझे जीवा, बाकी दुनिया गई भाड़ में, आई डोंट केयर। और हाँ तुमको यह अच्छा लगता है ना कि मैं तुम्हारा प्लान पर अभी तक वर्क कर रहा था, तो सॉरी डियर रानी, पूजा इतना भी पागल नहीं है कि हर किसी के इशारे पर कठपुतली की तरह नष्ट हुआ चला जाए। रौनक की बात सुनकर कोमल उससे बोली, देखो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, आगे का तुम्हारा प्लान क्या है? अगर मैं और तुम एक साथ मिलकर अपने प्लान पर वर्क करेंगे तो हम आसानी से उन दोनों को अलग कर सकते हैं, चॉइस इज योर। कोमल की बात सुनकर रौनक एक कुटिलता भरी मुस्कुराहट अपने फेस पर लाते हुए बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। तब तक जब तक मेरी बेबी डॉल मेरे बाहों में नहीं आ जाती तब तक तुम ही मेरा बिस्तर गर्म करोगी, समझी? रौनक की बात सुनकर कोमल एक लस्ट भारी हंसी हंसते हुए बोली, ओ कम ऑन, इसमें मेरा भी तो फायदा ही है।
ये बोलते हुए कोमल रोनित की गोदी में आकर के सीधा बैठ गई और एक सेडक्टिव वे में बोली, तुमको तो पता है ना कि मुझे हर रात क्या चाहिए होता है, तुम ना सही कोई और सही, और इसलिए तुमको ही मैंने अपना अभी तक का बेड पार्टनर बनाया हुआ है क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है बेड पर। ये बोलते हुए कोमल अपना एक हाथ उसके शर्ट के अंदर ले जाने लगी और दूसरे हाथ को उसके पेट के नीचे ले जाने लगी। रोनित जो अभी तक उसको देख रहा था वह भी उसका साथ देते हुए अपना दोनों हाथ उसके बूब्स पर रख देता है और अपना मुंह ले जाकर के उसके बॉस के कपड़े के ऊपर ही रख देता है और जोर से कटने लगता है। थोड़े टाइम बाद जिस कमरे में दोनों थे उस कमरे से आवाज आने लगी और वो कोमल के दर्द में सिसकने की आवाजें थी। कमरे के चारों तरफ उन दोनों के कपड़े बिखरे हुए थे। रोनित और कोमल बेड पर थे, कोमल रोनित के नीचे थी, रोनित कोमल के ऊपर था। कोमल रोनित को देखते हुए बोली, पहले तुम प्रोडक्शन लगाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे घटिया इंसान का बच्चा मेरे पेट में हो, समझे। कोमल की बात सुनकर रोनित एक झटके से उसके बाल को एक हाथ से पकड़ते हुए और दूसरे हाथ को अपने प्राइवेट पार्ट पर ले जाते हुए उसकी दिखाते हुए बोला, तुम्हारे जैसी लड़की का बच्चा भी मुझे नहीं चाहिए, समझी, और आज मेरा बच्चा तो सिर्फ मेरा बेबी डोली देगी। रोनित इतना बोलते हुए ही बिना कुछ बोले एक झटके के अंदर ही कोमल के अंदर इंटर कर जाता है। रोनित के ऐसे झटके से इंटर करने से कोमल को बहुत दर्द होता है, लेकिन वह भी अपनी आदत से मजबूर थी, उसे इन सब चीज़ों में बहुत मजा आता था। कोमल को दर्द तब तो होता ना जब उसका फर्स्ट टाइम था, उसका तो पता नहीं कितनी बार और कितने लड़कों के साथ वो सो चुकी थी, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके वाइल्ड रोमांस का सिलसिला कुछ देर तक चला। इधर कोमल अपने लास्ट के चक्कर में चक्कर आने लगता है। अब वो सह नहीं पा रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि आगे चलकर के यही इंसान उसकी मौत का कारण बनेगा। कहते हैं ना, जो जैसा करता है वैसा भरता है, इसीलिए किसी को भी अपने बुद्धिमान आने पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि दुनिया में बस आप ही होशियार हो, बाकी सब पागल पड़े हैं। आज इन दोनों को भी यही लग रहा था कि पूरी दुनिया में बस यही लोग हर एक काम अच्छी तरीके से और दूसरों को बुद्धू और पागल बना करके हमेशा सबसे छीन सकते हैं और हमेशा ऐसा कर सकते हैं। इनको आगे नहीं पता था कि यही सब कर्म के कारण आगे चलकर इनको क्या से क्या भुगतना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि हम अपनी जिद में कभी भी कुछ आगे का नहीं सोच पाते, हम अपनी जिद में अपना सोचने समझने का शक्ति ही खो बैठते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हमेशा बिना सोचे समझे अपने किसी भी गलत इंसानों की संगत में नहीं जाना चाहिए और ना ही ऐसी चीज करनी चाहिए कि आगे चलकर के हमें पछताना पड़े। रोनित अपना सेटिस्फैक्शन वाला चेहरा लेकर के बेड से उठकर अपने कपड़े पहनने लगा और एक नज़र सोनम की तरफ देखकर कुतुलता से मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचने लगा, एक बार बस मेरा काम हो जाए, उसके बाद देख मैं तेरा क्या से क्या करता हूँ। बहुत शौक है ना तुझे मेरी डॉल को बुरा भला बोलने का, तुझे दिखाऊंगा। अगर तुझे मैं रेड एरिया में ना पहुंचा तो मेरा नाम रोनित आहूजा नहीं। सुबह के समय जब जीवा सो करके उठाती है तो उसे अपने बॉडी में रिलैक्स फील होता है। वो मोड़ करके अपने बगल में देखती है तो वहां पर रचित को ना पाकर वो अपने कमरे के चारों तरफ मुड़कर देखने लगती है। उसे रचित कहीं भी नहीं दिखता। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही होती है तो उसको पता चल जाता है कि रचित अभी शावर ले रहा है। जीवा फिर अपना फोन उठाती है और उसके बाद में टाइम देखी है तो अभी 9 बजे बज रहे होते हैं। यह देखकर जीव जल्दी से उठती है और फटाफट रेडी होने के लिए स्टडी रूम के वॉशरूम में चली जाती है। जीवा जब 40 मिनट में फ्रेश होकर के अपने रूम से बाहर निकलती है तो लिविंग हॉल में सबको बैठा हुआ पाती है। निधि रीवा को लेकर के बेबी फूड खिला रही होती है और जीरांस अपने स्कूल जा चुका होता है। जीव नीचे आकर के अपना ब्रेकफास्ट मांगती है और सोफे पर बैठ जाती है। ब्रेकफास्ट करते हुए ही वो अविका से पूछती है, तुम अपने कंपनी से आ रही हो ना, और निधि भी चल रही है ना, मुझे आज तुम दोनों का कोई बहाना नहीं चाहिए। जीवा की ऐसी धमकी सुनकर निधि और अविका दोनों ही मासूम सा फेस बना करके उसे बोलते हैं, यार तू ऐसे कैसे हम दोनों को डरा सकती है। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। उन दोनों की ऐसी बात सुनकर के जीवा उनको एक कोल्ड लुक देती है और फिर बोलती है, ये जो मासूम सा फेस बना रही हूँ ना, तुम दोनों इतनी शरीफ नहीं हो, ठीक है। तो यह अपना नाटक अतुल भाई और समीर भाई उन दोनों को दिखाना मुझे नहीं समझी। चुपचाप से जाकर रेडी हो और मेरे साथ कंपनी चलो। जीव की बात सुनकर के अविका उससे बोलती है, तू अपनी खुद की कंपनी छोड़कर एक्टिंग फील्ड में क्यों जाना चाहती है, मुझे बताएगी। अविका की बात सुनकर निधि भी बोलती है, हाँ यार जान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू एक्टिंग फील्ड में क्यों जाना चाहती है। जहाँ तक मुझे पता है तुझे तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहता था, ना ही तू ज़्यादा मूवी देखी थी, ना ही ज़्यादा एक्टिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी, तो फिर जाने का क्या मतलब हुआ।
मुझे जरा बताएगी कि एग्जैक्टली तेरे मन में चल क्या रहा है? कुछ ऐसा है जो हम दोनों को नहीं पता है। निधि की बात सुन के जीवा किन्हीं ख्यालों में खो जाती है और फिर उसको कुछ पुरानी बातों की याद आने लगती है जहां पर एक लड़की उसको कह रही होती है, तेरे पास है क्या जो तू खुद को रचित की बीवी बोलती फिरती है? तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पापा पूरी इंडस्ट्री पर राज करते हैं और तेरा पति पूरा कंस्ट्रक्शन और फैशन पर राज करता है। तू कहाँ राज करती है? मुझे बता, तेरी औकात है रचित के सामने और उसके साथ खड़े होने की? बस मैं रचित के साथ खड़ी रह सकती हूँ और कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं रह सकता, समझी? जहाँ से आए हैं वहीं चली जा पहले। जीवा अपनी सोच में ही गम थी, तभी निधि और अविका की आवाज सुनाई देती है और वो अपने सोच से बाहर आती हैं और बोलती हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से रचित को कभी भी शर्मिंदगी या फिर कुछ और उठना पड़े, इसलिए मैं खुद को इतना काबिल बनाना चाहती हूँ दुनिया की नज़रों में कि मेरे सामने उनकी कोई एयुकत ना रहे जो मेरे सामने अभी बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, और उनकी एयुकत में उनको दिखा सकूं कि रचित सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा रचित मेरा है, सिर्फ जीवा रचित सिंह ही उसके साथ रह सकती है, बाकी और कोई लड़की उसकी सपने भी नहीं देख सकती। जीव को ऐसे बोलते देखकर, उसके फेस पर ऐसे साइको वाला एक्सप्रेशन देखकर अभिका और निधि दोनों बेचारी की हालत खराब हो गई थी। वो दोनों तुरंत वहां से खड़ी होती हैं और बोलते हैं, तो यही बैठी हैं, हम लोग आते हैं, हमें तैयार भी होना है ना, हमें कंपनी जाना है यार, चल जल्दी, अभिका तू भी चल। अभिका जल्दी से निधि का हाथ पकड़ती है और निधि को बोलता है, हाँ चल। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर वहां पर एक सेकंड भी ना रुकते हुए वहां से भागते बनते हैं। निधि और अविका दोनों जल्दी से के ले जाकर के दो अपने काम करने वाले बॉडीगार्ड लोगों को सबको खिला देगी। जीवा रीवा की तरफ देखती है और रीवा में उसकी तरफ देखकर करके अपने छोटे छोटे हाथों से उसको लेने के लिए बोलने लगती है और फिर उसको देखकर करके अपनी प्यारी प्यारी सी आवाज में मम मम करके बुलाने लगती है। जीवा उसको ऐसा करते देखकर बड़े प्यार से अपनी बेटी को उठती है और उसकी गाल पे छोटी सी बेबी किस करते बोलती है, अल्पविराम है मेरा बच्चा, मेरी प्रिंसेस मम्मा जा रही है और ऑडिशन देने के लिए। फिर कुछ सोचकर जीव रेवा को कस के गले लगाती है और बोलती है, पिछली जिंदगी में मैंने जो गलतियां करी थी अब की जिंदगी में नहीं होगा मेरी बच्ची, उसे जिंदगी में तो तुम मेरी कोख में ही मारी गई थी, लेकिन अब की बार जिंदगी में कोई भी खतरा तुम्हारे पास आने से पहले मेरे ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगी कि कोई भी मुझे पागल और बेवकूफ ना बन सके। ये सब बोलते हुए उसके आंखों में घुसा दर्द, नफरत और बदला लेने की इच्छा और भी ज्यादा प्रबल होती जा रही थी। अभी कोई उसको देख लेता तो खड़े खड़े वहीं बेहोश हो जाता। जीव रेवा को लेकर के वहीं बैठ जाती है और फर्श पर उसको उसके साथ खेलने लगते हैं। जीवा को ये पता नहीं चलता कि उसके पीछे खड़ी मेड उसको बड़े अजीब भाव से देख रही होती है और सारी बातें सुनकर वह पीछे जाती है और किसी को मैसेज टाइप करती है। कुछ देर टाइप करने के बाद वो फिर से आकर के जीव के पीछे खड़े हो जाती हैं। उसको यह नहीं पता चला कि जीव की नज़रें हर तरफ होती हैं, उसकी हर एक बात की खबर होती है, क्योंकि इस घर में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता इसकी इजाज़त के बिना। एक बड़े से हवेली में एक औरत बड़े एटीट्यूड के साथ सोफे पर बैठी हुई अपने फोन में कुछ पढ़ रही थी। उसके एक्सप्रेशंस देख करके कोई भी नहीं बता सकता था कि इस वक्त उसे औरत के दिमाग में क्या चल रहा है। लिए जान लेते हैं कि यह हवेली किसकी है और यह औरत कौन है। ये सिंह हवेली है। दिखने में जितनी अच्छी, इसके अंदर उतने ही राज छुपे हुए हैं। मेन हॉल में जो लेडी सोफे पर बैठी हुई है, ब्लैक सरी पहने हुए यह औरत बड़े गुरूर से अपने हाथों के नेल्स में नेल पेंट लग रही थी। उनके चेहरे से ही इनका गुरूर और घमंड झलक रहा था। ये है रचित की सौतेली माँ और मोहन सिंह राठौर की दूसरी पत्नी। ये दोनों एक जैसे ही हैं। मीनल इन्हीं के घर में एक नौकर का काम करती थी। इनका पति भी इन्हीं लोगों के वहां पर ड्राइवर का काम करता था। एक एक्सीडेंट में मिनाल के पति की डेथ हो जाती है। फिर मीनल अपने बेटे अनुराग के साथ में यही इनके घर के फार्म हाउस में आ जाती है। धीरे धीरे मीनल मोहन सिंह को अपने जाल में फंसना स्टार्ट करती है और उनके सामने हमेशा भोली बनी रहती थी। पीठ पीछे उनके काफी सारे गंदे वाहियात कम करती रहती थी। मीनल बड़ी ही साथी और उतनी ही बेईमान और धूर्त। अगर डायनो की कोई औलाद होती तो इनके ही तरह होती। मीनल सिंह राठौर ये दुनिया के सामने जितना भोली दिखती है, असल में उतनी ही शातिर औरत है। इनके दो बच्चे हैं। मोनी सिंह राठौर, इनका अपना ही एक एटीट्यूड है और अपने राठौर होने पर यह किसी को भी नीचा दिखाने से पहले एक बार भी नहीं सोचती।
इनको लगता है कि दुनिया की खूबसूरत और इज्जतदार फैमिली और अमीरी में कोई भी इन्हें टक्कर नहीं देखा दे सकता है। इन्हें वे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह नेचुरल होकर भी इतनी खूबसूरत दिखती है, उसको मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मोनी को जीवा से बेहद नफरत। फिलहाल वो अभी आउट ऑफ इंडिया है। अनुराग सिंह राठौर, ये अपनी बहन से भी 4 कदम आगे हैं। फिलहाल ये भी अपनी बहन के साथ ही रहते हैं। चलिए कहानी पर आते हैं। मीनल को उसी मैट का मैसेज आया था जिसको मिनल ने रचित के घर पर रखा हुआ था। वो मेड हर एक खबर देती थी मिनल को। जैसे ही मिनल ने मैसेज पढ़ा उसके दिल में आग लग गई। उसको वैसे भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत रचित और जीवा से थी। उसको लगता है कि वो लोग कोई भी खुशी डिजर्व नहीं करते हैं। तभी मिनल को सीढ़ियों से आते हुए मोहन जी दिखे। वो जल्दी से मोहन जी के पास एक अच्छी बीबियों की तरह उनके हाथ दे उनका बैग लेकर बोली, मोहन पहले आप कुछ नाश्ता कर लो, फिर ऑफिस जाना। अगर आप ऐसे ही चले जाओगे तो मुझे तुम्हारी टेंशन होगी। मिनल की बात सुनके मोहन मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ गए और बोले, तुमको कितनी फिक्र रहती है मेरी। सच कहूँ मैं बहुत लकी इंसान हूँ जो मुझे तुम मिली। मोहन की बात सुनके मिनल मुस्कुराते हुए उनको नाश्ता देते हुए बोली, मोहन हमारे खानदान की बहू या बेटी कोई भी एक्टिंग इंडस्ट्री में नहीं गया। हमारे कुल खानदान की इज्जत के लिए मैंने मोनी को भी नहीं जाने दिया। उसका तो ड्रीम था एक एक्टर बनने का। मैंने तो अभी तक राठौर खानदान की परंपरा को संभाल कर रखा था, लेकिन अब लगता है कि यह खानदानी परंपरा टूट जाएगी। ये सब बोल मिनल ने एक सैड फेस बना लिया और ऐसा दिखाने लगी जैसे वो बड़ी दुविधा और टेंशन में है। मिनल की बात सुनकर मोहन जग गुस्से से बोले, ऐसा कौन कर रहा जिससे हमारे मान मर्यादा को हानि हो। तुम मुझे पूरी बात बताओ, क्या चल रहा है। मिनल को तो बस इसी पल का इंतजार था। वो तुरंत बोल पड़ी, हमारी घर की बहू अब मूवी में काम करेगी। क्या रचित के पास पैसों की कोई कमी है जो वो ये सब करने जा रही है। वैसे भी वो पता नहीं किसी लड़की से शादी कर लिया है। हमने तो अपने खानदान को जैसे तैसे करके समझ लिया है, लेकिन अगर घर की बड़ी बहू होकर भी वो मूवी में काम करेगी तो कैसे होगा। हमारे खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी। हम किसी को कहाँ मुंह दिखाएंगे अपना। मुझे तो समझ में नहीं आता है वो ये सब क्यों कर रही है। अभी तो उसको आराम से अपनी जिंदगी है, सो आराम से जीनी चाहिए। जब उसने रचित को फंसा करके शादी कर ली है बिना हम लोगों को बताए ही। मिनल की बात सुनके मोहन जी अपने हाथ को टेबल पर मरते हुए बोले, वो 2 टके की लड़की, उसकी सोच भी कहाँ तक जा सकती है। कितना भी पैसा दे दो ऐसे लोगों को रहेंगे तो एक गरीब और बदिमाग इंसान ही ना। इसलिए मैं रचित को उससे शादी करने से मना कर रहा था, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा जादू चला दिया है उस पे। जब से रचित के जिंदगी में आई है, रचित हमारे हाथ से निकलते चला गया। मिनल 1 मिनट कुछ सोचते हुए बोली, क्यों ना हम आज वहां चले। मिनल की बात सुनके मोहन बोले, ठीक है मैं पिताजी को बोल देता हूँ वो भी आए और देखे उनकी पोता बहू क्या कर रही है। बहुत गुरूर है ना उनको उस पे, ना अब देखना हेच बस। ऐसा बोल मोहन अपना बैग लेके हवेली से निकल गए ऑफिस के लिए। मिनल अपने आप में एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ बोली, अब देखते हैं मेरी प्यारी बहू रानी तुम क्या करती हो। ऐसा बोल वो जोर जोर से हंसने लगी, हा 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 हा। सुबह के समय जब जीवा सो करके उठाती है तो उसे अपने बॉडी में रिलैक्स फील होता है। वो मोड़ करके अपने बगल में देखती है तो वहां पर रचित को ना पाकर वो अपने कमरे के चारों तरफ मुड़कर देखने लगती है। उसे रचित कहीं भी नहीं दिखता। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही होती है तो उसको पता चल जाता है कि रचित अभी शावर ले रहा है। जीवा फिर अपना फोन उठाती है और उसके बाद में टाइम देखी है तो अभी 9 बजे बज रहे होते हैं। यह देखकर जीव जल्दी से उठती है और फटाफट रेडी होने के लिए स्टडी रूम के वॉशरूम में चली जाती है। जीवा जब 40 मिनट में फ्रेश होकर के अपने रूम से बाहर निकलती है तो लिविंग हॉल में सबको बैठा हुआ पाती है। निधि रीवा को लेकर के बेबी फूड खिला रही होती है और जीरांस अपने स्कूल जा चुका होता है। जीव नीचे आकर के अपना ब्रेकफास्ट मांगती है और सोफे पर बैठ जाती है। ब्रेकफास्ट करते हुए ही वो अविका से पूछती है, तुम अपने कंपनी से आ रही हो ना, और निधि भी चल रही है ना। मुझे आज तुम दोनों का कोई बहाना नहीं चाहिए। जीवा की ऐसी धमकी सुनकर निधि और अविका दोनों ही मासूम सा फेस बना करके उसे बोलते हैं, यार तू ऐसे कैसे हम दोनों को डरा सकती है। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। उन दोनों की ऐसी बात सुनकर के जीवा उनको एक कोल्ड लुक देती है और फिर बोलती है, ये जो मासूम सा फेस बना रही हूँ ना, तुम दोनों इतनी शरीफ नहीं हो, ठीक है। तो यह अपना नाटक अतुल भाई और समीर भाई उन दोनों को दिखाना मुझे नहीं समझी। चुपचाप से जाकर रेडी हो और मेरे साथ कंपनी चलो। जीव की बात सुनकर के अविका उससे बोलती है,
तू अपनी खुद की कंपनी छोड़कर एक्टिंग फील्ड में क्यों जाना चाहती है, मुझे बताएगी? अविका की बात सुनकर निधि भी बोलती है, हाँ यार जान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू एक्टिंग फील्ड में क्यों जाना चाहती है। जहाँ तक मुझे पता है तुझे तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहता था, ना ही तू ज़्यादा मूवी देखी थी, ना ही ज़्यादा एक्टिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी, तो फिर जाने का क्या मतलब हुआ? मुझे ज़रा बताएगी कि एग्जैक्टली तेरे मन में चल क्या रहा है? कुछ ऐसा है जो हम दोनों को नहीं पता है। निधि की बात सुन के जीवा किन्हीं ख्यालों में खो जाती है और फिर उसको कुछ पुरानी बातों की याद आने लगती है, जहाँ पर एक लड़की उसको कह रही होती है, तेरे पास है क्या जो तू खुद को रचित की बीवी बोलती फिरती है? तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पापा पूरी इंडस्ट्री पर राज करते हैं और तेरा पति पूरा कंस्ट्रक्शन और फैशन पर राज करता है। तू कहाँ राज करती है, मुझे बता। तेरी औकात है रचित के सामने और उसके साथ खड़े होने की? बस मैं रचित के साथ खड़ी रह सकती हूँ और कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं रह सकता, समझी? जहाँ से आए हैं वहीं चली जा पहले। जीवा अपनी सोच में ही गम थी, तभी निधि और अविका की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने सोच से बाहर आती हैं और बोलती हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से रचित को कभी भी शर्मिंदगी या फिर कुछ और उठना पड़े, इसलिए मैं खुद को इतना काबिल बनाना चाहती हूँ दुनिया की नज़रों में कि मेरे सामने उनकी कोई एयुकत ना रहे जो मेरे सामने अभी बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, और उनकी एयुकत में उनको दिखा सकूं कि रचित सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा रचित मेरा है, सिर्फ जीवा रचित सिंह ही उसके साथ रह सकती है, बाकी और कोई लड़की उसकी सपने भी नहीं देख सकती। जीव को ऐसे बोलते देखकर, उसके फेस पर ऐसे साइको वाला एक्सप्रेशन देखकर अभिका और निधि दोनों बेचारी की हालत खराब हो गई थी। वो दोनों तुरंत वहां से खड़ी होती हैं और बोलते हैं, तो यही बैठी हैं, हम लोग आते हैं, हमें तैयार भी होना है ना, हमें कंपनी जाना है यार, चल जल्दी, अभिका तू भी चल। अभिका जल्दी से निधि का हाथ पकड़ती है और निधि को बोलता है, हाँ चल। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर वहां पर एक सेकंड भी ना रुकते हुए वहां से भागते बनते हैं। निधि और अविका दोनों जल्दी से के ले जाकर के दो अपने काम करने वाले बॉडीगार्ड लोगों को सबको खिला देगी। जीवा रीवा की तरफ देखती है और रीवा में उसकी तरफ देखकर करके अपने छोटे छोटे हाथों से उसको लेने के लिए बोलने लगती है और फिर उसको देखकर करके अपनी प्यारी प्यारी सी आवाज में मम मम करके बुलाने लगती है। जीवा उसको ऐसा करते देखकर बड़े प्यार से अपनी बेटी को उठती है और उसकी गाल पे छोटी सी बेबी किस करते बोलती है, अल्पविराम है मेरा बच्चा, मेरी प्रिंसेस मम्मा जा रही है और ऑडिशन देने के लिए। फिर कुछ सोचकर जीव रेवा को कस के गले लगाती है और बोलती है, पिछली जिंदगी में मैंने जो गलतियां करी थी अब की जिंदगी में नहीं होगा मेरी बच्ची, उसे जिंदगी में तो तुम मेरी कोख में ही मारी गई थी, लेकिन अब की बार जिंदगी में कोई भी खतरा तुम्हारे पास आने से पहले मेरे ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगी कि कोई भी मुझे पागल और बेवकूफ ना बन सके। ये सब बोलते हुए उसके आंखों में घुसा दर्द, नफरत और बदला लेने की इच्छा और भी ज्यादा प्रबल होती जा रही थी। अभी कोई उसको देख लेता तो खड़े खड़े वहीं बेहोश हो जाता। जीव रेवा को लेकर के वहीं बैठ जाती है और फर्श पर उसको उसके साथ खेलने लगते हैं। जीवा को ये पता नहीं चलता कि उसके पीछे खड़ी मेड उसको बड़े अजीब भाव से देख रही होती है और सारी बातें सुनकर वह पीछे जाती है और किसी को मैसेज टाइप करती है। कुछ देर टाइप करने के बाद वो फिर से आकर के जीव के पीछे खड़े हो जाती है। उसको यह नहीं पता चला कि जीव की नज़रें हर तरफ होती हैं, उसकी हर एक बात की खबर होती है, क्योंकि इस घर में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता इसकी इजाज़त के बिना। एक बड़े से हवेली में एक औरत बड़े एटीट्यूड के साथ सोफे पर बैठी हुई अपने फ़ोन में कुछ पढ़ रही थी। उसके एक्सप्रेशंस देख करके कोई भी नहीं बता सकता था कि इस वक्त उसे औरत के दिमाग में क्या चल रहा है। लिए जान लेते हैं कि यह हवेली किसकी है और यह औरत कौन है। ये सिंह हवेली है। दिखने में जितनी अच्छी इसके अंदर उतने ही राज छुपे हुए हैं। मेन हॉल में जो लेडी सोफे पर बैठी हुई है ये है रचित की सौतेली माँ और मोहन सिंह राठौर की दूसरी पत्नी। ये दोनों एक जैसे ही हैं, बेईमान और धूर्त। अगर डायनो की कोई औलाद होती तो इनके ही तरह होती। मीनल सिंह राठौर ये दुनिया के सामने जितना भोली दिखती है असल में उतनी ही शातिर औरत है। इनके दो बच्चे हैं। मोनी सिंह राठौर, इनका अपना ही एक एटीट्यूड है और अपने राठौर होने पर यह किसी को भी नीचा दिखाने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। फिलहाल वो अभी आउट ऑफ इंडिया है। अनुराग सिंह राठौर यह अपनी बहन से भी 4 कदम आगे हैं। फिलहाल ये भी अपनी बहन के साथ ही रहते हैं। चलिए कहानी पर आते हैं। मीनल को उसी मेड का मैसेज आया था जिसको मिनल ने रचित के घर पर रखा हुआ था। वो मेड हर एक खबर देती थी मिनल को।
जैसे ही मिनल ने मैसेज पढ़ा उसके दिल में आग लग गई। उसको वैसे भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत रचित और जीवा से थी। उसको लगता है कि वो लोग कोई भी खुशी डिजर्व नहीं करते हैं। तभी मिनल को सीढ़ियों से आते हुए मोहन जी दिखे। वो जल्दी से मोहन जी के पास एक अच्छी बीबियों की तरह उनके हाथ दे उनका बैग लेकर बोली, मोहन पहले आप कुछ नाश्ता कर लो फिर ऑफिस जाना। अगर आप ऐसे ही चले जाओगे तो मुझे तुम्हारी टेंशन होगी। मिनल की बात सुनके मोहन मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ गए और बोले, तुमको कितनी फिक्र रहती है मेरी। सच कहूँ मैं बहुत लकी इंसान हूँ जो मुझे तुम मिली। मोहन की बात सुनके मिनल मुस्कुराते हुए उनको नाश्ता देते हुए बोली, मोहन हमारे खानदान की बहू या बेटी कोई भी एक्टिंग इंडस्ट्री में नहीं गया। हमारे कुल खानदान की इज्जत के लिए मैंने मोनी को भी नहीं जाने दिया। उसका तो ड्रीम था एक एक्टर बनने का। मैंने तो अभी तक राठौर खानदान की परंपरा को संभाल कर रखा था, लेकिन अब लगता है कि यह खानदानी परंपरा टूट जाएगी। ये सब बोल मिनल ने एक सैड फेस बना लिया और ऐसा दिखाने लगी जैसे वो बड़ी दुविधा और टेंशन में है। मिनल की बात सुनकर मोहन जी गुस्से से बोले, ऐसा कौन कर रहा जिससे हमारे मान मर्यादा को हानि हो। तुम मुझे पूरी बात बताओ क्या चल रहा है। मिनल को तो बस इसी पल का इंतजार था। वो तुरंत बोल पड़ी, हमारी घर की बहू अब मूवी में काम करेगी। क्या रचित के पास पैसों की कोई कमी है जो वो ये सब करने जा रही है। मिनल की बात सुनके मोहन जी अपने हाथ को टेबल पर मरते हुए बोले, वो 2 टके की लड़की, उसकी सोच भी कहाँ तक जा सकती है। कितना भी पैसा दे दो ऐसे लोगों को रहेंगे तो एक गरीब और बदिमाग इंसान ही ना। इसलिए मैं रचित को उससे शादी करने से मना कर रहा था, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा जादू चला दिया है उस पे। जब से रचित के जिंदगी में आई है, रचित हमारे हाथ से निकलते चला गया। मिनल 1 मिनट कुछ सोचते हुए बोली, क्यों ना हम आज वहां चले। मिनल की बात सुनके मोहन बोले, ठीक है मैं पिताजी को बोल देता हूँ वो भी आए और देखे उनकी पोता बहू क्या कर रही है। बहुत गुरूर है ना उनको उस पे, ना अब देखना हेच बस। ऐसा बोल मोहन अपना बैग लेके हवेली से निकल गए ऑफिस के लिए। मिनल अपने आप में एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ बोली, अब देखते हैं मेरी प्यारी बहू रानी तुम क्या करती हो। ऐसा बोल वो जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।